आज फिर हमारे बीच बौद्धिक व्यापार मंच के इस प्लेटफॉर्म पर एक नई शख्सियत डॉक्टर रविकांत कुलश्रेष्ठ, एक ऐसी शख्सियत सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने बहुत लंबे समय तक अपनी पारी खेली और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे शुरू से बचपन के दोस्त हैं, लोगोटी हजार हैं, साथ में हम लोगों ने स्कूलिंग करी। ये बात है कि वो डॉक्टर की लाइन में चलेगा, हम इंजीनियरिंग की लाइन में चलेगा। और ये वो शख्स है, इनका जो खानदान है, जिनके पिताजी हैं वो बहुत बड़े प्राचार्य रहे हैं। कुलश्रेष्ठ के नाम से झांसी के पुराने लोग जानते हैं। और जब ये यूनिवर्सिटी, मेरे ख्याल से डिग्री कॉलेज में जो अपना यूनिवर्सिटी जो डिग्री कॉलेज है, बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज जो पहले कहलाता था, या फिर विपिन बिहारी डिग्री कॉलेज, मेरे ख्याल से विपिन बिहारी डिग्री कॉलेज के अंदर प्राचार्य थे और बड़े शख्सियत जिसे कहना चाहिए कही जाती थी। उन्हीं के सबसे छोटे पुत्र हैं और मेरे दोस्त हैं, मेरे अजीज हैं। और इनकी शख्सियत यह है कि 500 मरीजों को एक एक दिन में देखते हैं और बेहद ही शानदार उनका व्यक्तित्व है, बहुत ही मधुर स्वभाव है, हर एक के लिए सरल है। और आज जो है रिटायर्ड होने के बाद अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज उन्हीं के मुख से उनकी शख्सियत, उनकी स्टोरी सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बौद्धिक व्यापार मंच में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक झांसी के वरिष्ठ चिकित्सक से, जिनका परिचय के लिए वो मोहताज बिल्कुल भी नहीं है, बहुत विख्यात है। चलिए मिलते हैं डॉक्टर रविकांत जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसा कि मुझे जानकारी है कि आपका प्रोफेशन बड़ा महत्वपूर्ण है, समाज के लिए सेवा देने वाला है, तो आपका अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, 1979 में CPMT देने के बाद मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ झांसी मेडिकल कॉलेज में, और यहाँ से MBBS किया मैंने विद ऑनर्स एवं डिस्टिंक्शन। और यहीं से मैंने MD पीडियाट्रिक्स किया, जैसे 89 में कंप्लीट हुआ था जी। उसके बाद मैंने करीब 1-1.5 साल तक मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दी, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में, झांसी मेडिकल कॉलेज में जी। उसके बाद मैंने प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज यूपी गवर्नमेंट की जो है वो ज्वाइन किया। सबसे पहली ज्वाइनिंग मेरी तालबेहट ललितपुर जिले में हुई जी, जहाँ पे मैंने लगभग 13 साल तक अपनी सेवाएं दी जी। उसके बाद 2-1 साल उरई में रहने के बाद मैं झांसी जिला अस्पताल में हूँ, तब से 2007 से जी यहीं पर हूँ। और यहीं से मैं 30 अप्रैल 2022 को रिटायर हो गया। मतलब हमारे बुंदेलखंड में ही रही आप पूरी? जी हाँ, बुंदेलखंड में ही रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि आपका प्रोफेशन और आपका कार्यकाल कुछ इस तरह से रहा, तो बुंदेलखंड की जो जनता है वो मेडिकल साइंस को ज़्यादा समझती नहीं है। आजकल तो गूगल का भी इस्तेमाल करने लगे हैं, खुद दवाई लेके अपना उपचार करने लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे, झांसी वयस्क हो रही है क्या? क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि स्मार्ट हो रही है झांसी, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में अभी भी हम लोग वहीं के वहीं पड़े हैं। देखिए, जो आपने गूगल वाली बात कही, ठीक है, गूगल एक नॉलेज का भंडार है, लेकिन चिकित्सा क्षेत्र में ये लागू नहीं होता और ना इसको यूज करना चाहिए ज्यादा, क्योंकि ये सिर्फ लोगों को कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। क्योंकि अधूरी नॉलेज जो है बहुत खतरनाक होती है जी, है ना। अधूरी नॉलेज लेकर के आदमी जब डॉक्टर के पास जाता है और बातें करता है तो वो अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर लेता है उसने जी, है ना। डॉक्टर ने कुछ एडवाइस की, कोई ट्रीटमेंट एडवाइस किया, अब उसने उसके साइड इफेक्ट्स देख लिए गूगल में जी जी। अब साइड इफेक्ट से वो इतना घबरा गया कि उसने दवा लेनी बंद कर दी जी, जबकि वो बीमारी ऐसी थी कि उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी था, नहीं तो बीमारी अपना जोर पकड़ती और उसको प्रॉब्लम होती चिकित्सक की नजर में। तो इसलिए वो जो है हेल्पिंग हो सकती है, लेकिन उसके लेकर के आप अगर उससे वो आर्ग्यू करेंगे डॉक्टर से, प्रमाणिकता नहीं है उस पर आपका नुकसान। प्रमाणिकता ठीक है भी, लेकिन उसमें कई सारे पर्सपेक्टिव होते हैं उसके, वो सब देखना पड़ता है। वो सिर्फ डॉक्टर देख सकता है जी। आप एक नजरिए से उसको देखेंगे, डॉक्टर कई नजरिए से देखेगा। वो बीमारी का भी डिटेल जानता है, दवाई का भी डिटेल जानता है, तो वो किसको अहमियत ज्यादा देनी है वो डॉक्टर ही जानता है, आप नहीं जानते। अगर आप उसको लेकर के आप किसी से आर्ग्यू करेंगे तो उसमें नुकसान आपका है। इस सेंचुरी में इस हम लोगों का ये कहिए कि सौभाग्य है, जो भी है, हम लोगों ने एक ऐसा पीरियड देखा है, कोरोना काल जो 2 साल का है,
जो शायद आगे कई सालों तक किसी को देखने को न मिले, जिसमें बीमारी इतनी तेजी से फैली है कि बहुत से लोगों की उसमें मृत्यु हुई है। दहशत का वातावरण हुआ है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हुए हैं, लोगों में डर बैठा है ना। तो ये हालांकि इस दौर से गुजरने के बाद लोगों में एक जागरूकता बढ़ी है कि बीमारियां जो हैं छूने से, हवा से, एक दूसरे से फैलती हैं। और सिर्फ कोरोना ही नहीं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एक दूसरे को फैलती हैं। इससे लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों में हैंड सैनिटाइजेशन की तरफ जो है काफी जानकारी हुई है, झुकाव हुआ है। लोग उसको कहीं भी देखा जाए तो उसको वो करते हैं। और अपनी भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसा होता है कि आप घर को बिल्कुल पूजा स्थल को सेट करके चलते हैं कि आप चप्पलें बाहर उतारते हैं, जूते बाहर उतारते हैं। उसका साइंटिफिक रीजन भी है, वो इस कोरोना काल में लोगों को समझ में आ गया इसका, है ना। क्योंकि गंदगी सब उसी से घर में आती है, एक दूसरे को फैलती है। तो ये इस कोरोना काल में लोगों में बहुत अधिक जागरूकता बढ़ाई है, लोगों की नॉलेज बढ़ाई है, अवेयरनेस बढ़ाई है बीमारी के प्रति। तो इसका आगे बहुत और बीमारियों के फैलने में बहुत अधिक असर पड़ेगा। जैसे टीबी है, टीबी बहुत ज्यादा उससे फैलती थी, खांसने थूकने से। तो उसका जब लोगों में जागरूकता होगी तो टीबी भी कम फैलेगी। और भी कई जो इन्फेक्शस डिजीज हैं, कॉन्टेजियस डिजीज हैं, जो एक दूसरे को छूने से, हवा से फैलती हैं, उन पे भी रोक लगेगी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप अब तो सीनियर सिटीजन हैं, रिटायर्ड हैं, आपने बताया, तो रिटायरमेंट के लिए आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि आमतौर पर रिटायरमेंट का एक फंडा है, लोग ये सोचते हैं कि अब हम रिटायर हो गए, अब तो हम आराम करेंगे। ये बात बहुत दिमाग में लोगों के रची बसी है। चूंकि आप इतने सक्रिय हैं, इसका रहस्य भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। देखिए, आम कथन है कि डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होता, है ना, और सही भी है। वो तो पेशेंट देखने का काम है, पेशेंट तो हमेशा है ही, और वो अपनी नॉलेज से लोगों को ट्रीटमेंट कर सकता है ना। तो क्या फिटनेस के लिए भी आप किसी सीनियर सिटीजन को कोई संदेश देना चाहेंगे? फिटनेस के लिए एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है ही, साथ ही साथ योगा, आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन, है ना। मेंटल फिटनेस के लिए ये सब भी बहुत जरूरी है। अगर लोग एक्सरसाइज करते रहें, योगा करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, हाइजीनिक डाइट लें, अच्छी डाइट लें, तो बहुत सी बीमारियों से अपने को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बौद्धिक व्यापार मंच, जैसा कि मैंने आपको लेख अभी किया, एक ऐसा प्रयास है, एक सामूहिक प्रयास है जहाँ से बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं। जुड़ेंगे तो एक सामूहिक लाभ समाज को मिलेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इस तरह के मंच से संस्था को या समाज को फायदा मिल सकता है, सब जुड़ के? जैसे आप जैसे वरिष्ठ चिकित्सक हैं, बहुत सीनियर सिटीजन हैं, अगर वो एकजुट हो जाएं तो नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को क्या एक नया मतलब संदेश? सीनियर सिटीजन एक प्रबुद्ध वर्ग है, एक अनुभवी वर्ग है, हर एक के पास अपना अपना अनुभव है। वो अगर आपस में साझा करेंगे तो जो नई जनरेशन है उसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। तो ये माना जाए कि बौद्धिक व्यापार मंच जो श्री राकेश अग्रवाल जी का कॉन्सेप्ट है वो औचित्यपूर्ण है? बिल्कुल, बहुत ही औचित्यपूर्ण है, और इससे जरूर फायदा होगा, और हम उम्मीद रखते हैं कि इससे फायदा ही हो लोगों को। तो ये थे डॉक्टर रविकांत जी, जो फिटनेस के अलावा और भी बहुत सारी जानकारियां समाज के हित में हमारे साथ शेयर कर रहे थे। बौद्धिक व्यापार मंच से बात करने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।